नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज हम आंसर राइटिंग में हिस्ट्री टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपने ऑलरेडी, मैं उम्मीद करता हूँ, आंसर राइटिंग के अब तक काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, कैसे आपका आंसर का स्ट्रक्चर होना है, उस पर हमने चर्चा की है। तो आज बारी आ चुकी है हिस्ट्री की। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप बच नहीं सकते। एंड अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आपको आंसर राइटिंग जानना है। दोस्तों, अनुदीप दूरी शेट्टी जी एक टॉपर रह चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनके जो अटेम्प्ट जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए वर्सेस जिस अटेम्प्ट उसमें वो सक्सेसफुल हुए, अंतर कहाँ था? आंसर राइटिंग में था। तो आंसर राइटिंग, उनका कहना है, इट इज लेस ऑफ अ नॉलेज गेम। नॉलेज का उतना खेल नहीं है, ये खेल है एक स्किल का, कि आप क्या आंसर को प्रॉपरली विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, इन दी गिवन वर्ड लिमिट, क्या आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, क्या आप मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पुट इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आइए, आंसर राइटिंग, जो कि मुझे मालूम है अगर आप सीरियस हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए आज हिस्ट्री के संदर्भ में इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जितने भी आपको पीडीएफ अपडेट्स हैं वो तो मिलेंगे, और साथ साथ नीचे जितनी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लास है उनकी लिंक आपको मिलती रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर भी आप क्लिक करें तो आपके मन में जो भी सवाल है, मैं उससे आपके बाद आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके मन में जो भी सवाल है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा रहा है। तो आई होप अब आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इन टोटल हिस्ट्री से आए हैं 2013 में 15 सवाल, 14 में 10 सवाल, 15 में 6 सवाल। तो दोस्तों, यहाँ पे GS1 में अगर आप देखें तो 25 सवाल आया करते थे, तो हिस्ट्री से भी काफी सवाल थे। इसके बाद से GS1 में 20 सवाल का दौर शुरू हो गया, तो हिस्ट्री में 6 6 7 6 5 6 सवाल देखने मिले हैं। जब मैं हिस्ट्री कह रहा हूं तो इसमें इंक्लूडेड है फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो ये सब इंक्लूडेड है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें लगभग हर साल सवाल आए हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस से कभी सवाल नहीं आए हैं, और किसी साल काफी सवाल देखने मिले हैं। तो ये डिपेंड करता है उस वक्त जो कोई इश्यू है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, वो न्यूज में चल रहा है, तो अक्सर उस पर सवाल आ जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री भी वैसी ही है। वर्ल्ड वॉर का अगर 100 साल हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 का, तो उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने मिला। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इशू हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो कुछ उससे रिलेटेड, कुछ ग्रेट डिप्रेशन की बात हो जाएगी, या फिर कुछ कनेक्टेड टॉपिक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो अक्सर उससे सवाल आपको देखने मिलते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 से 1 सवाल आपको देखने मिले हैं। कई वर्ष एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं, और कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपको करना ही करना है, जिससे सवाल आने की गुंजाइश बहुत हाई रहती है। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे ही आप देखें वर्ल्ड हिस्ट्री में हो जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वैसे ही आप देखें तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्ट एंड कल्चर से हर साल सवाल आते हैं, 2 से 4 सवाल आपको देखने मिले हैं। 2019 में 1 सवाल बस देखने मिला था आर्ट एंड कल्चर से। तो ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2 प्रकार के सवाल आपको हिस्ट्री में देखने मिलेंगे। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ, ये वो टॉपिक है जो कि आपने बुक में पढ़ा है या फिर अपने नोट्स में पढ़ा है, तो स्ट्रेट अवे आपने पढ़ा है, आपसे पूछ लिया जाता है, आपको नोट्स उगल देना है यहां पर जाके। तो क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड क्वेश्चन वो है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ये वो नॉलेज है जो कि आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाइड क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, और आप ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दीज क्वेश्चन, आपको करना ही होगा अगर आप एग्जाम में रैंक लाना चाह रहे हैं, एग्जाम क्लियर भी करना चाह रहे हैं। तो यहां पे आपको पॉइंट्स बनाने होंगे, मैन्युफैक्चर करने होंगे, अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करना होगा। तो कैसे अप्लाइड क्वेश्चन करना है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। कुछ फॉर्मूला हो सके तो उसको हम देने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में आया, लॉर्ड डलहौजी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस पर आपको लिखना था।
तो सबने आपने जो भी लॉर्ड डलहौजी की अचीवमेंट्स पढ़े हैं आपको जाके लिख देने हैं। तो कैसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया है आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा नोट्स में। वैसे ही 2015 में सवाल आया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काफी फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड हैं। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं आपको लिखने हैं, तो ये भी स्ट्रेट अवे है। वैसे ही 2016 में 1857 एक वाटरशेड ईयर था ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज में, तो ये भी आप सबने पढ़ा है। अगर आप 1857 की क्रांति जानते हैं तो उसका आफ्टर मैथ क्या होता है, कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज बदलते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसली स्टेट्स, उनकी क्या पॉलिसी होती है, उनकी आर्मी में क्या रिफॉर्म आता है, तो ये सब तो आपने कवर किया है, तो आपको मालूम है। तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कैसे शुरू हो जाता है कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन नहीं करना है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो आप आराम से 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपने ढंग से नोट्स पढ़े हैं या फिर अपनी बुक पढ़ी है। वैसे ही रोल ऑफ विमेन इन गांधीयन फेज, तो गांधीयन फेज इज नोन कि उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन होता है, मासेस का पार्टिसिपेशन है, कैसे विमेन फोरफ्रंट पे आती हैं, विमेन इमेंसिपेशन की बात होती है, तो ये तो स्ट्रेट अवे आपके नोट से निकल रहे हैं। 2019 1857 के 100 साल पहले काफी बिग एंड स्मॉल रिबेलियंस हुए हैं, 1857 उसी का कल्मिनेशन था। तो क्या बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस रहे हैं 1857 के पहले, आपको लिखना है। तो अगर आपने पढ़ा है, नॉलेज है, तो आप लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स मैन्युफैक्चर नहीं करने, आपको अपनी किताब में नोट्स में मिल जाएगा। दूसरे टाइप के सवाल हैं अप्लाइड क्वेश्चन, जैसे कि 2014 में आया पानीपत में इतनी सारी जंग क्यों हुई है। तो अब ये आपको बैठ के वहीं पर सोचना है, आप पहली बार ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंट्स निकालने वाले हैं। 2015 में आया गांधी जी के बिना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसा होता, तो अगेन आपको यहां पे बैठ के पॉइंट सोचने हैं। शायद आपने ये नोट्स में आपको नहीं मिला होगा कि गांधी जी के बिना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसा होता, लेकिन आपको मालूम है गांधी जी के साथ कैसा था। तो गांधी जी ने जो जो किया है उसी को आप नेगेट करके लिख देंगे कि गांधी जी के बिना विमेन का इन्वॉल्वमेंट कम होता, गांधी जी के बिना कॉमन मासेस का इन्वॉल्वमेंट कम होता, गांधी जी के बिना कुछ नया इनोवेटिव टूल्स जैसे सॉल्ट सत्याग्रह ये सब नहीं हो पाते। तो ये आपको पॉइंट्स वहां पर सोचना है और वहीं पर लिखना है। 2016 में आया कि क्या डिफरेंसेस हैं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के अप्रोच में। तो ये देखा जाए तो हो सकता है आपने नोट्स में पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, पर जो भी है आप आसानी से सोच के लिख सकते हैं दोनों का क्या अप्रोचेस में, दोनों के अप्रोचेस में क्या डिफरेंस थे। तो वहीं पर आपको पॉइंट्स मैन्युफैक्चर करना है। जब आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़े हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में इंडिपेंडेंटली पढ़े हैं, तो दोनों को वहां पे एक टेबल बनाएंगे और डिफरेंसेस इन अप्रोच बनाना शुरू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मीन्स, कि फॉरेन पावर के बारे में इनकी क्या ओपिनियन थे, विद रिस्पेक्ट टू अहिंसा इनका क्या अप्रोच था, एंड अलग अलग एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, अप्लाइड क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसा भी सवाल आए एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए, हमेशा आपको याद रखना है 10 मार्कर क्वेश्चन है, 10 पॉइंट आंसर में जाने हैं। नंबर 1 1.5 से 2 पन्ने में आंसर लिखना है। नंबर 2 7 मिनट इज ऑल यू हैव, 7 मिनट्स, इतने में ही आपको आंसर लिखना है। 15 मार्कर क्वेश्चन, 15 पॉइंट्स जाने हैं, जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स। कितने पेजेस में, 2.5 से 3 पन्नों में लिखना है और 11 मिनट्स में लिखना है। पैराग्राफ में लिखना है नहीं, आपको पॉइंट्स में लिखना है और 2 से 3 लाइन से ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। 2 से 3 लाइन में आपको पॉइंट्स लिख देने हैं। तो इतना ही है, यही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आपके आंसर में जो आपको रिस्पेक्टेबल मार्क्स दिलाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उसको आप मार्क करेंगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको अंडरलाइन करना है, इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द national movement. Evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movement. तो ये आपका 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया। तो यही आपके सब हेडिंग्स होंगे,
पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, नंबर 1। सेकंड सब हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑफ लॉर्ड कर्जन पॉलिसी इन दी नेशनल मूवमेंट। तो आपने एग्जामिनर का काम आसान कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको मार्क्स दे रहा है तो वो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में लिखने की वजह से आपको मार्क्स दे रहा है। तो अगर इसके लिए मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एज इट इज अपने आंसर में क्लियरली दिखाना होगा कि ये देखिए ये पहले पार्ट के मैंने एड्रेस किया है, ये देखिए यहां पर मैं दूसरे पार्ट को एड्रेस कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इस तरीके से आपके आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ इंपॉर्टेंट लीडर। जैसे यहां पे लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है तो सुनते ही कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स फैक्ट्स आपके दिमाग में आने शुरू होंगे। लॉर्ड कर्जन सुनते ही क्या आता है, जाहिर सी बात है, लॉर्ड कर्जन सुनते ही आपको स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें याद आनी शुरू होती हैं। तो आइडेंटिफाई कीजिए कोई इंपॉर्टेंट लीडर उस वक्त के, लाल बाल पाल याद आने शुरू हो जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, बंगाल पार्टीशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, स्वदेशी मूवमेंट। तारीख वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है याद करना शुरू कीजिए। तो किस वजह से वो वाटरशेड है याद कीजिए। कोई न्यूज बैकग्राउंड जिस वजह से ये सवाल आपसे यूपीएससी पूछ रही है, अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख दें तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर पे कि आप रियलाइज कर रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बारे में एक अच्छी अप्रोच दिखती है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल रेड हैं, और आपको पास्ट को प्रेजेंट, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो कैसे आप पास्ट को आज समझ पा रहे हैं, आप उसको लिंक कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छी चीज इससे देखने मिलेगी। कई बार क्या होता है कि आपको पॉइंट्स मालूम ही नहीं है क्या लिखें, यानी आप एनालिटिकल है, आप नहीं, वहां पर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन है, तो वहीं पर आपको पॉइंट्स बनाने होंगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच है जो काफी टॉपर्स फॉलो करते हैं, उसको आप फॉलो करें, वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। तो क्या है क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले कोई भी इवेंट, उसके पहले क्या हुआ, इवेंट में क्या हुआ, और आफ्टर द इवेंट, यानी व्हाट हैपेंड बिफोर द इवेंट, नेक्स्ट हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड ड्यूरिंग द इवेंट, जब वो इवेंट जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या हुआ, इवेंट्स कैसे अनफोल्ड किए, और नंबर 3 आफ्टर द इवेंट कैसे परिस्थितियां और चीजें बदल गई। जैसे कि हाउ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल विदाउट गांधी वुड बी डिफरेंट। तो इस टाइप का सवाल आया तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं कि गांधी जी के आने के पहले कैसे होता था, गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, और गांधी जी के वक्त क्या हुआ, और गांधी जी के बाद चीजें कैसे बदल गई। तो इस अप्रोच से आप दिमाग में पॉइंट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ये एक अप्रोच है जिससे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आप पॉइंट्स मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो ये ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार आपके ये आंसर को स्ट्रक्चर भी दे देगा अगर क्वेश्चन की डिमांड उस प्रकार की है। कैसे स्ट्रक्चर देगा हम वो भी देखेंगे। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, लेकिन आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि हाँ, गांधी जी के पहले कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, गांधी जी के वक्त कैसे हुआ, गांधी जी के इंपैक्ट से क्या आफ्टर मैथ हुआ। तो इन सारी चीजों से आप पॉइंट्स बना लेंगे कि गांधी जी के बिना फ्रीडम स्ट्रगल कैसी होती है ना, कि गांधी जी के पहले क्या होता था कि एलिट्स क्लास तक ही, आप अगर देखें तो मॉडरेट्स थे, एलिट्स तक ही आप देखें तो काफी हद तक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल सीमित थी। तो उनका प्रेयर पिटीशन का मेथड था। तो ये गांधी जी के पहले मुझे कुछ ब्रेनस्टॉर्म किया तो कुछ पॉइंट्स मिले, गांधी जी के बिना कैसे डिफरेंट होता। फिर मैं आऊंगा गांधी जी के वक्त क्या हुआ, गांधी जी के वक्त विमेन इमेंसिपेशन हुआ, विमेन पार्टिसिपेशन हुआ। गांधी जी के वक्त क्या हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह जैसे कुछ नए टूल्स आए। गांधी जी के वक्त क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कोशिश की गई, जो कि स्वदेशी में कहीं बहुत ज्यादा प्रबल नहीं थी स्वदेशी मूवमेंट में, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने वो प्रयास किया। तो कैसे कुछ ये सारे पॉइंट्स मैं लेकर के आ सकता हूं। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूं पॉइंट्स। तो आपको भी यही स्किल मिलेगा जब आप इस प्रकार से सोचेंगे। नेक्स्ट, तो जब भी आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाना है 2 से 3 लाइन में। तो इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वैसे ही कंक्लूजन भी 2 से 3 लाइन में।
तो इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में लिखेंगे। और जब आप इंट्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, कोई न्यूज बैकग्राउंड है तो वो यूज करेंगे, कोई लीडर्स है तो उसे उनकी बात करेंगे, कोई वाटरशेड इवेंट है तो उसकी बात करेंगे। कई बार कुछ डिफाइन करने जैसा भी हो जाता है, जैसे कि मॉडरेट्स पर सवाल हो जाए, रेडिकल्स पे सवाल हो जाए, या फिर सवाल आ जाए कि भाई कुछ अलग कोई टर्म यूज कर दिया जाए, तो मॉडरेट्स कौन थे, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, आप वो बता देंगे। रेडिकल्स कौन थे, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, आप बता देंगे। तो ये सारा भी डिफाइन से भी कई बार इंट्रोडक्शन लिखा जाया जा सकता है। इस पर ऑलरेडी मैंने पहले भी चर्चा की है। इसके बाद आती है बात बॉडी की। तो बॉडी में जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में ही आपको पढ़ते ही क्या मिलता है, सब हेडिंग्स मिलते हैं। तो जैसे यहां पे एक सब हेडिंग मिला, यहां पे एक सब हेडिंग मिला, तो आपको सब हेडिंग्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं बॉडी में, और उसी सब हेडिंग्स में आपका आंसर जाएगा। जैसे एक सब हेडिंग हो गई यहां पे, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन आपने लिखा और उसके अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, नेक्स्ट सब हेडिंग नीचे में कहीं पर गया, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। इसमें 1 2 3 इस प्रकार से आप पॉइंट्स लिख देंगे। तो ये आपका अप्रोच रहेगा, इस प्रकार से आपका आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो मैं कहूंगा अब वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्म कीजिए। पैराग्राफ में लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं देखिए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला काफी आंसर कॉपीज देख के बना है। तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लिखने वाले जो है उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो भी किए हैं। लेकिन अगर आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो मेजॉरिटी कॉपीज पॉइंट वाइज एंड यही अप्रोच से बनाई गई है। तो एक्सेप्शन आप हो सकते हैं, बट अगर जनरली आप देखें तो जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी में आपको ये स्ट्रक्चर देखने मिलता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी डायग्राम्स गिरेंगे, डायग्राम्स जाएंगे, आपको डायग्राम्स बनाने हैं। जैसे कि मैप्स आप बना सकते हैं, जैसे कि आप हब एंड स्पोक मॉडल वाले डायग्राम बना सकते हैं। क्या है डायग्राम्स, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया है। जब आप एक लेक्चर देखेंगे इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर हमने बहुत बढ़िया से कवर किया है। तो आप डायग्राम्स कैसे कैसे बन सकते हैं, हर प्रकार का डायग्राम हमने कवर किया है। तो मैप बनाएं, हब एंड स्पोक मॉडल बनाएं, क्रोनोलॉजिकल ब्लॉक्स बना सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत बढ़िया जाता है इस प्रकार का क्रोनोलॉजिकल ब्लॉक। आप मैप बना सकते हैं, आप वैसे ही हब एंड स्पोक मॉडल बना सकते हैं। तो ये सारे अप्रोच से आप आंसर लिख सकते हैं, इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल ब्लॉक्स आप बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया आंसर जाता है। तो इन सब का उपयोग करें, इन सब का फायदा उठाएं। तो ये सारे टूल्स हैं, और यकीन मानिए बैठे बैठे आपको नहीं आएगा जब तक आप आंसर लिखेंगे, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे, इसको अपने रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करना, तब तक आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो उसमें तो स्ट्रेट अवे डायग्राम्स बन जाते हैं। कैसे डायग्राम्स बनेंगे तो आपको मालूम है, आर्ट एंड कल्चर में मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अनुदीप दूरी शेट्टी जी की आप देख सकते हैं, उनका ही है डायग्राम है, कैसे वो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को दिखा रहे हैं खूबसूरती से। या फिर आप स्तूप की बात हो रही है तो स्तूप का डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में तो स्ट्रेट अवे डायग्राम बन जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में कॉइन का आप डायग्राम बना देंगे कि हाँ एक गुप्त रूलर है, वीणा लेके बैठे हुए हैं कॉइन में, तो कुछ ऐसा फोटो बनाएंगे। अगर डांस फॉर्म की बात हो रही है तो त्रिभंग पोजीशन आप दिखा सकते हैं। वैसे ही आप अलग अलग तरीके से, आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है डायग्राम की। तो हिस्ट्री में डायग्राम्स नहीं जाते, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रेन कीजिए दिमाग को आज से ही कि कैसा भी सवाल हो, मैं डायग्राम तो भैया बनाऊंगा या बनाऊंगी, डायग्राम तो बनाना है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन क्या हो सकता है कि 2 से 3 लाइन में ही आपको रखना है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या आप स्किप कर सकते हैं, कतई नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, होना ही चाहिए। 2 लाइन कंक्लूजन लिख के हाथ आपका घिस नहीं जाएगा, है ना। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको कंक्लूजन लिखना है, 2 से 3 लाइन में लिखेंगे। अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो सिंपल कंक्लूजन लिख दीजिए कुछ हेंस करके, लेकिन लिखिए
कि हेंस इट कैन बी सेड कि भाई अगर बात हो रही कर्जन वॉज द फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो कुछ सिंपल ऐसा लिख दीजिए, लेकिन लिखिए, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है कंक्लूजन के बाद। तो है ना, आप किसी को खाने पे बुलाएं और उसके बाद मिठाई ना खिलाएं लास्ट में, तो क्या होगा, एक सब कुछ अच्छा खाना खिलाएं, बहुत बढ़िया खाना खिलाएं, लेकिन आप उसको अंत में खाने के बाद मिठाई ना खिलाएं, तो उसके मन में एक स्वाद रह जाएगा, एक कटुता रह जाएगी, यार सब कुछ अच्छा था, मिठाई नहीं मिली मुझे, एक कमी निकल गई। तो वो कमी एग्जामिनर को ना दें, कुछ भी लिखे लेकिन लिखें, बेस्ट होगा कुछ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखें, उसको अप्लाइड बनाएं, आप उसको एग्जामिनर के दिमाग में डलवाएं कि मैं परफेक्ट आदमी हूं सिविल सर्विसेज के लिए, या औरत हूं, परफेक्ट व्यक्ति हूं सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री को भी आज से जोड़ पाता हूं, मैं हिस्ट्री को भी आज से कनेक्ट करके फ्यूचर में जब हिस्ट्री रिपीट होगी तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं, मेरे पास ये फ्यूचर की दृष्टि है। यही तो चाहिए पॉलिसी एनालिस्ट में, और क्या चाहिए होता है, सिविल सर्वेंट जब आप बनेंगे तो कुछ साल आप फील्ड पे काम करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलिसी ड्राइंग। जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो क्या आप में ये दूरदृष्टि है, क्या आप हिस्ट्री को रिपीट होते हुए देख पाते हैं, तो ये सब कुछ मैं अपने कंक्लूजन से एग्जामिनर के दिमाग में डालूंगा। तो इस प्रकार का आपका कंक्लूजन हो तो परफेक्ट है, नहीं आ रहा है वक्त में, 7 मिनट है आपके पास 10 मार्कर में, तो कोई बात नहीं, सिंपल लिख दीजिए। 11 मिनट में आप लिख रहे हैं 15 मार्कर, कोई बात नहीं, सिंपल लिख दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इस प्रकार से आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करेंगे तो आज से ही आप बढ़िया कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप यूज करें, बहुत सारा वोकैबुलरी आता है, गवर्नमेंट हमेशा, और आज के टाइम में तो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी आपको दे रही है, सबका साथ सबका विकास, और दुनिया भर के टर्म्स ऐसे आते हैं, हर घर जल नल, हर नल जल, और क्या क्या अलग अलग आपके पास टर्म्स आ रहे हैं, तो यूज कीजिए, आपके इस्तेमाल करने के लिए ही तो बन रहा है, कंक्लूजन में गिराएं इसको, बहुत फायदेमंद है, आपके आंसर में 4 चांद लगेगा, एक आप पास्ट को करंट से कनेक्ट कर सकेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज हो सकेगा। चलिए, तो मुझे मालूम है अगर मैं सब कुछ बता दूं और लास्ट में आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाऊं तो आपके मन में भी एक खटास आएगी, जैसे एग्जामिनर के मन में खटास आती है जब उसको कंक्लूजन नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 10 मार्कर, 150 शब्द। तो कैसा सवाल है, इवैल्यूएट दी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। पहले ही पढ़ते मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई इसमें 2 पार्ट तो मुझे क्लियरली दिख गए, जैसा हमने पहले आइडेंटिफाई किया। दूसरा ये सवाल कैसा है, कॉज इफेक्ट डायग्राम। तो कॉज इफेक्ट वाला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्या पॉलिसीज रहे, उसका क्या लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन हुआ, तो कॉज और उसका इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो अगर कॉज इफेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो कॉज इफेक्ट डायग्राम तो इजीली बनाया जा सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका इफेक्ट, ये हुआ, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इस प्रकार से बहुत बढ़िया एक डायग्राम के थ्रू, कॉज इफेक्ट डायग्राम से आप काफी, एक डायग्राम आपको कैसा जाएगा, ये समस्या तो आपके मन से निकल गई, एग्जामिनर ने ही आपको बता दिया कैसा डायग्राम जाएगा, तो एक डायग्राम तो आपको मिल गया। फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्या सब पार्ट्स हैं, लॉर्ड कर्जन के पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना है और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट, ये दोनों आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि खाली इतना ही पार्ट पूछा है। मुझे लगता है आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा। इवैल्यूएट दी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट। तो क्या सिर्फ इतना ही पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या हुआ नेशनल मूवमेंट पर, क्या यही पूछा गया है? तो हिंदी में एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं यानी एंड राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी लॉर्ड कर्जन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए और लॉर्ड कर्जन की नीतियों का
राष्ट्रीय आंदोलन पर दूरगामी प्रभावों का भी मूल्यांकन कीजिए। यानी 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में जो कि आपको एड्रेस करने हैं। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट इवेंट? लॉर्ड कर्जन सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? बंगाल पार्टीशन 1905। तो डेट्स आ गए, बंगाल पार्टीशन आ गए, लीडर्स कौन आ रहे हैं दिमाग में? लाल बाल पाल आ गए, इंपॉर्टेंट लीडर्स। और क्या क्या आ रहा है? स्वदेशी मूवमेंट दिमाग में आ रहा है। लॉर्ड कर्जन सुनते ही क्या आ रहा है? तो आपको दिखेगा कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो गई। तो अब इन्हीं से आपको आंसर बनाना है, ठीक है। तो आपके लिए एक बात बताता हूं, ये सवाल 2020 का है। तो जनवरी 7 या 8 को GS1 का पेपर था, है ना? जनवरी फर्स्ट वीक में, कुछ 7-8 जनवरी को था इस बार का। ये देखिए जनवरी 2 2020 को क्या छपा है। एक्सप्लेन्ड हु वाज लॉर्ड कर्जन टू हुज टेबल द वेस्ट बंगाल गवर्नर रिसेंटली रेफर्ड। यानी 5 दिन पहले अखबार में आया है। किस्मत की बात है 31 दिसंबर को वेस्ट बंगाल के गवर्नर कुछ एक ट्वीट कर देते हैं कि इसी टेबल पे बैठ के लॉर्ड कर्जन ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसके बाद काफी न्यूज में रहते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन पे देखिए कैसे आर्टिकल आ चुका है। तो इसीलिए अखबार पढ़ते रहना चाहिए, चीजें रिपीट होती रहती हैं, क्या मालूम 5 दिन पहले के अखबार में आपको पॉइंट्स मिल जाएं। चलिए तो अब आंसर देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो लॉर्ड कर्जन इंडिया के यंगेस्ट वाइसरॉय थे 1899 से 1905। हिस्ट्री के क्वेश्चन में डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नहीं याद रहते तो कोशिश कीजिए याद रखने की। तो लॉर्ड कर्जन सर्व्ड एज द इंडियाज यंगेस्ट वाइसरॉय बिटवीन 1899 टू 1905। He is considered as the pioneer of divide and rule policy in India। डिवाइड एंड रूल की शुरुआत कह सकते हैं इन्हीं से हुई है। और इनकी रिएक्शनरी पॉलिसी जो थी उनका मल्टी प्रोंग्ड इंपैक्ट रहा है इंडिया के नेशनल मूवमेंट पर। 3 लाइन बन गया इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा नहीं खींचना। अगर 3 लाइन से ज्यादा आप इंट्रोडक्शन खींच रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जो पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो कम होने वाले हैं। यानी बॉडी में आप कम पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक जाएगा पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। यानी पहला सब हेडिंग मैंने ढूंढा पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो लैंग्वेज ना बदलें, जो लैंग्वेज में क्वेश्चन में पूछा गया है वही लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि सब हेडिंग का पर्पस है एग्जामिनर का काम आसान करना। तो आपने एग्जामिनर को बता दिया भाई इसके लिए जो आपके मन में 10-10 मार्क आपको देने हैं, मान लीजिए मैक्सिमम एग्जामिनर 3.5 मार्क्स देने वाला है फर्स्ट पार्ट के लिए, और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन के लिए 3.5 मार्क्स अगर एग्जामिनर देने वाले हैं तो 3.5 मार्क का कंटेंट मैं यहां पर दे रहा हूं, अगले 3.5 मार्क का कंटेंट मैं यहां दे रहा हूं। आप बताइए मुझे आप 3.5 में कितना देंगे, तो आप इसी में फैसला कीजिएगा। तो एग्जामिनर का काम आसान किया गया। तो पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो सबसे पहला पॉलिसी सुनते ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर भी जो ढूंढना चाह रहा है, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स इसको दे दिया गया है। अदरवाइज एक पॉइंट पे 1 लाइन 2 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। लेकिन यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी लॉर्ड कर्जन की। क्या थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को उन्होंने कम्युनल लाइंस में डिवाइड किया। वेस्टर्न पार्ट हिंदू डोमिनेटेड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल डोमिनेटेड बाय दी मुस्लिम्स। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तरफ तो क्या किया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड शुरू किया, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड वीकन करने की कोशिश की, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को आप देखें तो उसको उठाने की कोशिश की गई। इसके बाद हुआ, इसका इंप्लीकेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या हुआ, अब इसको पकड़ मजबूती मिलना शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ, बंगाल मिडिल क्लास को ये रिलीजियस लाइन में तोड़े इसके द्वारा, और सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म उनके मन में डाला गया, जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। क्यों, क्या दूरगामी प्रभाव है मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यही तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैंने रख दिया जगह। तो ये पहला पार्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरा पॉइंट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट क्या था 1904? तो इसके तहत जो यूनिवर्सिटीज थे वो सरकार के सुपरविजन में काम करने थे। तो इसके द्वारा यूथ का फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन को कर्ब करना
रोकना पर्पस था, तो ये भी एक पॉलिसी थी। तीसरा कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके द्वारा क्या किया गया, इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स को कॉरपोरेशन की सदस्यता से रिड्यूस कर दिया गया। उनके जो मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे कॉरपोरेशन में, कैलकाटा कॉरपोरेशन में, वो रिड्यूस कर दिए गए। तो अगर आप देखें, इनकी बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो उनका कहना था कि इंडियंस अनवर्दी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो भी ब्रिटिश इंडिया की हो रही है उसमें उनकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, ये कंप्लीटली ब्रिटिश डोमिनेटेड होना चाहिए था, उनका ऐसा उद्देश्य था। तो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट है, क्या इंप्लीकेशन है मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि यही तो सेकंड पार्ट है। तो अगर मैं इंटीग्रेटेड आंसर लिखता, यहीं पर लिखना शुरू कर दूं, तो हो सकता है एग्जामिनर मुझे मार्क्स ना दे, लेकिन अगर मैं अलग से लिखूंगा तो पक्का है एग्जामिनर मुझे मार्क्स देगा। तो नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904। अब देखिए मुझे 5 पॉइंट तो देना है, तो कुछ अच्छा ही भी बता देते हैं भाई। मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904, जिसके द्वारा क्या किया गया कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और रिपेयर, रिस्टोर एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसी बातें हुई, ज्यादा कुछ मैंने नहीं खींचा। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, जिसके द्वारा जो ब्रिटिश पावर को इंडिया में जो इमर्जिंग थ्रेट है, एक तरफ रशिया से थी, दूसरे तरफ फ्रांस से थी, तो उससे सेफगार्ड करना पर्पस था। तो उनकी जो पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान, उसमें वो एक बफर स्टेट्स बनाना चाहते थे बिटवीन ब्रिटिश एंड अदर पावर्स, लाइक यहां पे लिखिए फ्रांस एंड रशिया। तो इनसे बचाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या था लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ कर्जन्स पॉलिसी ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नंबर 1 सीधा लिख दिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म पूछा है, दूरगामी प्रभाव, तो दूरगामी प्रभाव क्या हुआ 40 साल बाद, लॉर्ड कर्जन के जाने के 42 साल बाद भारत का विभाजन। तो उनका डिवीजन ऑफ बंगाल जो था वो कम्युनल लाइंस पे हुआ, और यही तो सीड्स बोया है किसका, जो कि फ्यूचर में पार्टीशन हुआ। अब मुझे इसमें लिखने अगर मैं बैठता तो बहुत सारा लाइन चला जाता, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक ब्लॉक डायग्राम कॉज इफेक्ट वाला बना दूंगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इससे क्या हुआ, फीलिंग ऑफ सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम आइडेंटिटी एंड सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट्स। इससे क्या हुआ, आईएनसी वीकन हुई, एआईएमएल की मुस्लिम पॉपुलेशन में जो मान्यता थी वो स्ट्रेंथन होने लगी। फिर क्या हुआ, 1945 में कम्युनल पॉलिटिक्स एट इट्स पीक आ गया, तो मैंने लिख दिया कम्युनल पॉलिटिक्स एट इट्स पीक बाय 1945 जनरल इलेक्शंस। क्या होता है 1945 जनरल इलेक्शन में, कमेंट में बताइएगा मुझे क्यों ये पॉइंट है। एग्जामिनर तो हिस्ट्री के हैं, वो तो जानते ही हैं, तो आपको मालूम है तो बताइए, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट नहीं दिया, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है 1945 में क्या हुआ। और उसके बाद डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इंटेंसिफाइज, और उसके बाद फाइनली पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है। तो मैंने सब कुछ एक डायग्राम से बना दिया, तो डायग्राम भी है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन और क्या है, नंबर 2, राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो चाहती थी कि वो भारत के सारे ही सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करे यूनाइटेडली, लेकिन फिर क्या हुआ, वो मुस्लिम पॉपुलेशन बेस में ये जो सपोर्ट थी वो लूज कर गई बाय 1945, और ये कर्जन की ही पॉलिसी थी जिसके द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया, जहां से आईएनसी का मुस्लिम पॉपुलेशन में जो सपोर्ट था वो ड्विंडल करना, कम होना शुरू होता है, और 1945 में कल्मिनेट करता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सेपरेट पाकिस्तान बनवा देती है। तीसरा क्या इंप्लीकेशन हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जब बंगाल को डिवाइड किया जाता है तो स्वदेशी मूवमेंट देश भर में शुरू हो जाती है, और ये पहली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसकी पैन इंडिया मैनिफेस्टेशन देखने मिली। इससे पहले जो मूवमेंट होते थे वो अगर आप देखें तो लोकल इवेंट्स थे, वो कहीं किसी फॉरेस्टेड रीजन में किसी ट्राइबल पॉपुलेशन ने किया, इस प्रकार की होती थी, या फिर किसी गांव के लोगों ने, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ने, पीजेंट्स ने किया, तो लिमिटेड थी। लेकिन पूरे इंडिया में
अब जाके पहली बार स्वदेशी मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एक मैप बना दूंगा कैसे पैन इंडिया मूवमेंट है। यहाँ पे लाला लाजपत राय अजीत सिंह थे, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी थे, यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई जी थे मद्रास में, बिपिन चंद्रपाल बंगाल में थे, सैयद हैदर रजा दिल्ली में थे। तो इस प्रकार से पैन इंडिया मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट में हुआ, भारत भर में नेशनलिज्म देखने मिली। तो और एक डायग्राम, नेक्स्ट राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट। तो लाल बाल पाल इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ गरम दल उभर के आए और ये फ्रीडम स्ट्रगल के सेंटर स्टेज पे आ गए। इससे पहले जो पॉलिसी थी प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, 3P प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, इनको उठा के अब इनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब क्या हो गया, एजिटेशन एंड पब्लिक कैंपेन्स लॉन्च किए गए और इसके साथ ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हॉलमार्क आपको देखने मिलेगा जिसमें मास पार्टिसिपेशन थी और ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट तक देखने मिलेगा। कुछ ऐसे ही जो प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट था अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा, उतना इंपॉर्टेंट अब वो नहीं वेपन था। अब क्या वेपन था, एजिटेशन, पब्लिक कैंपेन एंड मास पॉपुलेशन का मास पार्टिसिपेशन। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जी के वक्त भी देखने मिला। तो ये भी आप देखें तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है। नेक्स्ट, एलियनेशन टू फॉरेन रूल। तो स्टेप्स लिए गए ना, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें इंडियन लोग क्या थे, मेंबर हुआ करते थे कैलकाटा कॉर्पोरेशन में, उनको बोला गया अब तुम नहीं रहोगे। अब आपके मेरे जैसे लोग तो कैलकाटा कॉर्पोरेशन के सदस्य नहीं होते होंगे। कौन होते होंगे, खेती बाड़ी करने वाला आम आदमी तो नहीं होता होगा। कौन होता होगा, ब्रिटिश रीजन में जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले, कैलकाटा में रहने वाले जो इंटेलिजेंसिया था, जो अमीर तबका था, वही होता होगा, और कोई तो नहीं जाएगा। लेकिन उससे भी अगर आप कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट से उनको क्या एक फीलिंग आनी उनमें शुरू हुई कि भाई तुम भी काले हो, ज्यादा अंतर नहीं है तुम में और किसान में, पढ़ लिख लो, सूट बूट पहन लो, लेकिन हो तुम भी हमारे जैसे। तो उनमें भी एक फीलिंग ऑफ डिजेक्शन आने लगी कि एजुकेटेड एलिट्स में भी, कि वो भी डिजेक्टेड फील करने लगे और उनको भी फ्रीडम स्ट्रगल में अब पार्टिसिपेशन उनका भी शुरू हो गया। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो एलीट तबका था अब वो भी नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या होता है, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है ना, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में क्या होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी थे वो सरकार अपने कंट्रोल में लेने लगती है, सो दैट यूथ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ना करें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो नेशनल कॉलेजेस बनाए जाते हैं और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है और इसके साथ बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। और इसके साथ आप देखें तो इंडिजनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का पहला स्टेप यहीं से तो शुरू होता है। तो ये सब पॉइंट्स आप ब्रेनस्टॉर्म करके बना सकते हैं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, बस मुझे मालूम है क्या हुआ है। मैं यहां पे कॉज सोच रहा हूं और वहां पर मैं इफेक्ट सोच रहा हूं। चाहूं तो फॉरेन पॉलिसी पे भी मैं एक इफेक्ट बना सकता हूं कि फॉरेन पॉलिसी पे एक पॉइंट मैंने सोचा, ऑलरेडी मेरे 6 पॉइंट हो गए, मुझे तो 10 ही पॉइंट लिखना था, टोटल 5 + 5। तो एक फॉरेन पॉलिसी पे भी मैं सोचूं तो मैं बना सकता हूं एक कॉज इफेक्ट से। तो फॉरेन पॉलिसी में कर्जन चाहता है कि जो ब्रिटिश पावर के राइवल्स हैं रशिया एंड फ्रांस, क्या किया जाए, उनसे रिंग फेंस किया जाए, उनसे कैसे बफर स्टेट्स का क्रिएशन किया जाए। लेकिन 1920 ऑनवर्ड्स क्या होता है, सुबह 1920 ऑनवर्ड्स आप देखें और रादर उससे पहले भी 1914 में भी गदर रिवोल्यूशनरीज होते हैं और अलग अलग मैडम कामा होती हैं, है ना। ये सब क्या करते हैं कि जो एक्सिस पावर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 में, जो अगेंस्ट द ब्रिटिश थे, उनके साथ मिलना शुरू करते हैं, या फिर अलग अलग रीजन में जहां पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं होता है उनसे मिलके ब्रिटिश को अप्रूव करने की कोशिश करते हैं। या फिर सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या करते हैं, तो इसी फॉरेन पॉलिसी में जब आप देखें तो लॉर्ड कर्जन सोचते हैं कि ये जो पावर है फ्रांस, रशिया, ये सब इनके विरोधी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस वही सोच के, अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो ब्रिटिश के जो राइवल्स थे उनके साथ मिलकर ब्रिटिश को इंडिया से अप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मैं बना सकता था। तो आपको दिमाग अप्लाई करना है। आंसर राइटिंग इज अ गेम ऑफ स्किल्स। आप बस दिमाग अप्लाई करें और आंसर अपने आप निकलेगा, 7 मिनट में निकलेगा।
कितना भी पढ़ लें, अगर ये आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे, तो ये स्किल आप में नहीं आएगा। लास्ट में क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन आप चाहे तो लिख सकते थे कि लॉर्ड कर्जन हेंस इज कॉल्ड एज दी फादर ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, लेकिन मुझे तो अच्छा कंक्लूजन लिखना है, मेरे पास तो बहुत टाइम था, तो मैंने लिखा इवन टुडे आफ्टर 75 years of independence we are still fighting the seeds of communalism sown by Curzon more than 100 years ago. However, with the path of love and tolerance shown by Gandhi ji, we will build a strong and united India. तो कंक्लूजन क्या है, एक तरफ तो मैंने लिंक किया आज से, और मैंने इसको ऑप्टिमिस्टिक टोन दिया है। अगर मैं इतना ही कंक्लूजन लिखता तो क्या हो जाता, अगर मैं बस इतना लिखता कि इवन टुडे आफ्टर 75 years of independence we are still fighting the seeds of communalism sown by Curzon more than 100 years ago, तो एक आप अगर देखें तो पेसिमिज्म झलकती मेरे आंसर से। तो आपको अगर आप बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे जो कि सर्विस के 15 साल 20 साल जिनकी हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। सर्विस शायद कर देती है, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजंस मैं बहुत सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट से मिला हूं, सीनियर्स हैं, वो बहुत पेसिमिस्टिक रहते हैं। तो ऑलरेडी या तो उम्र का पड़ाव वैसा है, या जो भी कारण है, वो पेसिमिज्म उनमें झलकती है। तो आप भी वही पेसिमिज्म अगर ला रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलते शायद। तो आंसर में एक ऑप्टिमिज्म दिखाएं, देश को लेके एक पॉजिटिव दिखाना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने और एक लाइन ऐड किया है कि हाँ, पाथ ऑफ लव एंड टॉलरेंस गांधी जी दिखा रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया आपको देखने मिलेगी। वी कैन बिल्ड नहीं लिखा, वी मे बिल्ड नहीं लिखा, वी विल बिल्ड लिखा। ऑप्टिमिज्म, यही है ऑप्टिमिज्म। तो आपके आंसर में ये ऑप्टिमिज्म झलकनी चाहिए। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, What were the events that led to Suez Crisis in 1956? How did it deal a final blow to Britain's self-image as a world power? हिंदी में 1956 में स्वेज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी? उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया? तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है कमेंट में बताएं। तो आई होप आपने पढ़ा। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू सुएज क्राइसिस इन 1956। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज द वर्ल्ड पावर। यही दो पार्ट पूछे गए हैं, आपको यही दो पार्ट एड्रेस करने हैं। तो क्या आपने पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए? डायग्राम्स क्या ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है। क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पे? सुएज कैनाल का बनेगा, और कुछ थोड़ा ही बनेगा। तो सुएज कैनाल का डायग्राम बनाए, मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम होगा कि कहाँ पे ब्रिटिश पैराट्रूपर्स, फ्रेंच पैराट्रूपर्स आए, कहाँ पे आप देखे इजरायली पैराट्रूपर्स कहाँ से घुसे, तो ये सब आपको शायद नहीं मालूम होगा। कहाँ से इजरायली पैराट्रूपर्स यहाँ भी गिरे, इजिप्ट ने कहां पे ब्लॉकेड किया, आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमें कैसे मालूम होगा। लेकिन ये तो आप सब जानते होंगे कि सुएज कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई से अगर आप सुएज कैनाल के थ्रू लंदन जाएंगे तो 11,600 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया जाए तो ये 20,000 किलोमीटर की लगभग दूरी हो जाती है। तो एनर्जी शिपमेंट यूरोप का कहां से जा रहा है? सुएज कैनाल से जा रहा है। अगर सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया जाए तो इतने लंबे रास्ते से जाएगा तो एनर्जी प्राइसेस बड़ी महंगी हो जाएंगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है सुएज कैनाल पे उनका कंट्रोल बना रहे। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, और थोड़ी जगह दिखा दें, शर्म एल शेख दिखा दें, गल्फ ऑफ अक्काबा दिखा दें, गल्फ ऑफ सुएज दिखा दें, सिनाई पेनिनसुला दिखा दें, आपका काम हो जाएगा। इतना ही तो आपको दिखाना है डायग्राम में। तो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या इंट्रोडक्शन आप लिखने वाले हैं, क्या कंक्लूजन आप लिखने वाले हैं। कुछ स्कीमेटिक्स बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम से आप बना सकते हैं। जब आप बात कर रहे हैं ना, क्या इवेंट्स थे जो कि सुएज क्राइसिस में लीड किए, तो आप क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम से ये हुआ तो ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। जैसे मैंने यहां पे बनाया ना कॉज इफेक्ट डायग्राम, तो इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम से आप स्कीमेटिक्स बनाने वाले हैं, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, तो ही आप कॉम्पिटिटर पर एज
लेने वाले हैं। एक चीज आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कब का पेपर है वैसे? ये पेपर अगर आप देखें तो 2014 का है। 2014 में ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है। ये देखिए 2011 में बीबीसी में क्या छपा है। What were the events that led to Suez Crisis and did it deal a final blow to Britain's self-image as a world power to be reckoned with? यही आर्टिकल है। यूपीएससी ने एज इट इज पूछा। कई बार यूपीएससी भी मेहनत नहीं करती सवाल बनाने में, तो ये आर्टिकल है एंड इसी को आपको लिखना है। एज इट इज क्वेश्चन भी वही यूपीएससी ने रख दिया। तो क्या करें, ये मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे, ये लिंक जाएं, जाके इसको पढ़ें और जाके क्या करेंगे, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप एक आंसर लिखेंगे। कोशिश कीजिए आंसर लिखने की, बहुत बड़ा आर्टिकल है तो इसको समराइज करेंगे। आपको तो हार्डली 150 वर्ड में लिखना है। तो इसमें आप स्कीमेटिक्स बनाने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम्स, और ये मैप तो जाएगा ही जाएगा। तो क्यों नहीं आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं? क्यों नहीं 10 में आपको 6 से 7 नंबर मिले, तो वैसा आंसर आप लिखेंगे। चलिए आपके लिए और एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू ताशकंद अग्रीमेंट इन 1966। डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द अग्रीमेंट। तो क्या पार्ट थे क्वेश्चन के? तो पहला पार्ट है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसके बाद ताशकंद अग्रीमेंट हुआ, यानी कि 1965 के जंग की बात पूछी जा रही है आपसे। तो कैसा 1965 की जंग कैसे उभरी, इसके बारे में लिखेंगे। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, अग्रीमेंट के क्या हाइलाइट्स हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। पर क्या बस इतने ही पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में? क्या कोई हिडन पार्ट है क्वेश्चन का? जी हां, एक हिडन पार्ट भी है। सिग्निफिकेंस क्या है ताशकंद अग्रीमेंट का, सिर्फ हाइलाइट्स बता दें और सिग्निफिकेंस अगर आप 2 या 3 पॉइंट में ना लिखें तो आपका आंसर अधूरा है। तो सिग्निफिकेंस भी आप लिखेंगे। इस अग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, आफ्टर मैथ क्या होता है। तो इस प्रकार के सवाल में परफेक्ट मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर बनता है। ताशकंद अग्रीमेंट के बिफोर क्या था, ड्यूरिंग इवेंट क्या हुआ ताशकंद अग्रीमेंट में, और आफ्टर मैथ, आफ्टर इवेंट। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। अच्छा, क्या डायग्राम आप बनाएंगे? सोचिए, सोच के बताइए मुझे, क्या डायग्राम आप इस क्वेश्चन में बनाएंगे? क्या इस क्वेश्चन में डायग्राम हो सकता है? अभी कमेंट करके मुझे बताइए, हाँ या ना, यस और नो। क्या आप सोच पा रहे हैं? और अगर सोच पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, पॉज करें और आंसर मुझे बताएं। तो आंसर कर दिया आपने कमेंट सेक्शन में, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो देखिए, आई होप आपने आंसर कर दिया है। तो इस प्रकार के सवाल में भी अगर आप दिमाग को ट्रेन करेंगे तो एक बढ़िया डायग्राम बन सकता है। कैसे? अप्रैल 1965 सर क्रीक इशू होता है, यहां पर फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त में होता है, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम सितंबर में होता है, बैटल ऑफ असल उत्तर फिर यहां पर होती है सितंबर में, और इसके बाद फाइनली टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एट द एंड ऑफ द वॉर। अब इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिएगा, हाजी पीर पास, चाहे तो यहां पे बना दें हाजी पीर पास, हाजी पीर पास बना दे, और लाहौर के आउटस्कर्ट्स में फौज जाके खड़ी हो जाती है। डायग्राम बन गया, एक मैप। तो इस प्रकार के सवालों में मैप बहुत काम आता है। तो आपने अगर 1965 की जंग पढ़ी है तो ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ असल उत्तर आपने पढ़ा है, असल उत्तर पैटर्न नगर है ना, कैसे पंजाब में हमने बना दिया। तो कभी पढ़िएगा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की गई, भारी पैटर्न टैंक्स से कैसे उनको दलदल में फंसा दिया, तो पढ़िएगा। 1965 वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने लेबल कर दिया और डायग्राम को एक डब्बे में डाल दिया। तो डायग्राम्स अगर आप दिमाग को ट्रेन करें तो कैसे भी सवाल में बनेंगे। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। और याद रखिएगा, आप नहीं बनाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर बनाएंगे। मुझे मालूम है आप में से सब थोड़ी बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ जो सीरियस है वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करेंगे और वो एग्जाम भी क्लियर करेंगे। तो आप अगर नहीं है तो कोई और है, तो आपको इस एग्जाम में कंपटीशन है। यू हैव टू बी क्रेम डे ला क्रेम, तो ही आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं। अदरवाइज देयर इज नो स्कोप फॉर मीडियोक्रिटी इन दिस एग्जाम। यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो टॉप ऑफ योर गेम तभी होगा जब आप डायग्राम्स हर एग्जाम, हर आंसर में लिखना
सीखें, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है सीखें, कैसे टाइम लिमिट में आंसर लिखना है वो सीखें, और उसके बाद एक कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन क्या होगा, कुछ सिग्निफिकेंस होगा आफ्टर मैथ क्या रहा टाशकंट एग्रीमेंट का, और आज के टाइम में क्या इसको आप लिंक कर पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप कंक्लूजन लिखेंगे। और हो सके तो एक ब्लॉक डायग्राम बना दें, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सर्कमस्टांसेस की। तो कैसे टाशकंट एग्रीमेंट हुआ, तो 1965 का जंग, इस प्रकार से आप चाहें तो इसको ब्लॉक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज काफी चीजें सीखनी मिली हो। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डायग्राम्स पूरे पेज में भर के नहीं बनाना। अगर इस प्रकार का पेज है तो आपके डायग्राम्स आंसर का पार्ट होने चाहिए, साइड में इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, और स्प्रेड करें डायग्राम्स को। अगर बड़ा डायग्राम है तो पेज के बीच में इस प्रकार से डालेंगे। वैसे ही कंटेंट बेस्ड डायग्राम, टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में आप बड़ा बढ़िया खूबसूरती से इस प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं। ज्योग्राफी में ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वर्ल्ड मैप का यूज करें। आज हमने ऑलरेडी देखा कैसे आप यहां पर सुएज क्राइसिस में इसका इस्तेमाल कर सकते थे, कि कैसे शिप्स मूव करती हैं, एनर्जी शिप्स। जब सुएज कैनाल चलता है तो यहाँ पे ब्रिटेन बना है, और इस प्रकार से लंदन शिप्स जाती हैं। अदरवाइज ऑल्टरनेट रूट कैसा हो जाता है एनर्जी शिपमेंट्स के लिए, इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सब आप बनाएंगे। वैसे ही आप स्तूप के लिए बना सकते हैं, छतरी, हर्मिका, अंडा, तोरण, मेधी। तो ये सारे पार्ट्स आप लिख देंगे। प्रदक्षिण पथ, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। वैसे ही आप ब्लॉक डायग्राम का यूज करें। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप हिस्ट्री में बहुत बढ़िया और खूबसूरती से लिख सकते हैं, कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कैसे हुई, तो प्री 1857 कैसे हुआ, 1857 रिवोल्ट हुआ, उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कैसे आई, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इंडिया हाउस बीकाजी कामा क्या कर रही थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या कर रहे थे, गदर रिवोल्यूशनरी क्या कर रहे थे, 1920s में HSRA एंड आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी क्या काम कर रहे थे, पोस्ट 1930s में चिटागोंग आर्मरी रेड हुआ, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फाइनली RIN म्यूटिनी हुई। तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देश भर में कैसे स्प्रेड किया है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, कितने आसानी से आप कम स्पेस में सब कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज काफी चीजें सीखनी मिली हो, एंड काफी चीजें आपने सीखी हो। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती हुई आपको मेरी गाइडेंस मिलती है। तो अनअकैडमी में दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा बनाया गया ढेर सारा कोर्स है। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाते हैं जैसे ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अनअकैडमी लर्नर्स आप देख सकते हैं 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे रैंकर्स हैं टॉप 50 में भी। तो दोस्तों आपको क्या करना है एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम फुलफिल कर रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स से गाइडेंस आपको मिल रही है, तो स्ट्रक्चर्ड GS एंड ऑप्शनल कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपको चाहिए एग्जाम के लिए, तो 100 प्लस यूनिक टेस्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल चाहिए तो हाई क्वालिटी बुक्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग चाहिए तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करंट अफेयर्स की होनी चाहिए तो करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्सेज एंड आर्टिकुलेट मैगजीन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों लिंक में आप अगर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उस लिंक को फॉलो करें, एंड उसके बाद मैं ध्यान रखूंगा कि आप तक टीम पहुंचे और बात हो सके। दोस्तों आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी चुनौती 2.0, इसका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10। 13 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं UPSC CSE के, आप देख सकते हैं बैचेस हैं 2022 2023 दोनों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश में भी है, बाईलिंगुअल में भी है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाईलिंगुअल भी है। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल कार्निवाल है, ज्योग्राफी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब हम ऑप्शनल नए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं 21 अक्टूबर से। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने वाले हैं तो यही वक्त आ गया है, सबसे बढ़िया वक्त यही है। इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE कॉम्बैट है, KC10 कोड से एनरोल करें, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप प्राइज है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।